अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 22 है और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर 41। आज हम ऑर्डर 41 के लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 8। पिछले पार्ट्स के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज लास्ट पार्ट है इसका। आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 30 से लेकर 37, सिवाय रूल नंबर 33 के, क्योंकि हम उसे पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम ऑर्डर 41 को रूल 1 से लेकर रूल 37 तक, उसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक तरह से उसको ऑर्डर 41 को रिवाइज करेंगे। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ना है, रूल 30 से लेकर 37 के हवाले से हैं जजमेंट एंड डिक्री इन अपील। ये बिल्कुल सिंपल और फॉर्मल से रूल्स हैं ऑर्डर 41 के। इनमें बताया हुआ है कि जो अपील के अंदर जो एपीलेट कोर्ट जजमेंट पास करेगा, डिक्री पास करेगा, उनकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो वन बाय वन हम इन रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जजमेंट इन अपील। जजमेंट से रेलिवेंट प्रोविजंस कौन से हैं, रूल 30 से लेकर 34 सिवाय रूल नंबर 33 की, क्योंकि वो पावर्स ऑफ एपीलेट कोर्ट से रेलिवेंट है। 30, 31 और 34 किससे रेलिवेंट है, जजमेंट इन अपील के। अपील के अंदर जो जजमेंट होगी उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी। अच्छा, जजमेंट के टॉपिक को आपने डिटेल से पढ़ना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर ऑर्डर 20 के हवाले से जजमेंट को इन डिटेल डिस्कस किया है, वहाँ पर ये वाली फॉर्मेलिटीज़ भी इन डिटेल आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं जजमेंट इन अपील। रूल नंबर 30 के हवाले से जजमेंट व्हेन एंड वेयर प्रोनाउंस की, जजमेंट कब और कहाँ पर प्रोनाउंस की जाएगी। तो जजमेंट कब प्रोनाउंस की जाएगी, आफ्टर फुल हियरिंग, यानी कि मुकम्मल हियरिंग के बाद, यानी कि जब एपीलेट कोर्ट पार्टीज़ को सुनेगा, उनके प्लीडर्स को सुनेगा, मुकम्मल हियरिंग हो जाएगी, उसके बाद एपीलेट कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। कब प्रोनाउंस करेगा, ऑन द सेम डे, यानी कि जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे उस दिन भी एट वंस भी एपीलेट कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है, या फिर ऑन सम फ्यूचर डेट, यानी कि कोई फ्यूचर डेट भी एपीलेट कोर्ट सेट कर सकता है कि वो उस डेट पर जजमेंट प्रोनाउंस करेगा और उस डेट के हवाले से पार्टीज़ को, दोनों पार्टीज़ को नोटिस भी देगा। वेयर प्रोनाउंस जजमेंट कहाँ पर प्रोनाउंस की जाती है, इन ओपन कोर्ट। फिर उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 31, वो किस हवाले से है, कंटेंट्स, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ जजमेंट। तो जजमेंट के क्या क्या कंटेंट्स होंगे, यानी कि जजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है, यानी कि वो पॉइंट्स, वो इश्यूज जिनके बारे में एपीलेट कोर्ट ने डिसाइड करना था, उन पॉइंट्स को जजमेंट में एपीलेट कोर्ट मेंशन करेगा। इसके अलावा डिसीजन ऑन सच पॉइंट्स, इन इश्यूज के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर जो एपीलेट कोर्ट का डिसीजन होगा वो भी लाजमी होना चाहिए। और इसके अलावा रीज़न फॉर डिसीजन, वो डिसीजन एपीलेट कोर्ट क्यों दे रहा है उसका रीज़न भी होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, अगर एपीलेट कोर्ट लोअर कोर्ट की जो डिग्री है उसको रिवर्स या मॉडिफाई करता है तो जो एपीलेंट को रिलीफ ग्रांट करेगा, इसके बारे में भी जजमेंट के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो जजमेंट के अंदर ये चार चीज़ें होनी चाहिए। पहले क्या है, द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, वो तमाम क्वेश्चन जो कि एपीलेट कोर्ट ने डिसाइड करने हैं, वो तमाम इशूज़ जो एपीलेट कोर्ट ने डिसाइड करने हैं वो होनी चाहिए। उन इश्यूज़ के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर जो एपीलेट कोर्ट का डिसीजन है वो होना चाहिए, और वो डिसीजन किन रीजंस के ऊपर, किन ग्राउंड्स के ऊपर बेस करता है, वो रीजंस होने चाहिए। और इसके अलावा एपीलेंट को जो रिलीफ ग्रांट किया है वो भी जजमेंट के अंदर मौजूद होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, जजमेंट मस्ट बी साइन एंड डेटेड। कि जो जजमेंट है जब एपीलेट कोर्ट उसको प्रोनाउंस करेगा, एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जज क्या करेगा, उस जजमेंट को साइन करेगा और उसके ऊपर डेट मेंशन करेगा, जज या जजेस। यानी कि अगर एक से ज़्यादा जजेस हैं तो वो तमाम जजेस उस जजमेंट को साइन करेंगे। ठीक है, तो जजमेंट हमेशा इन राइटिंग होगी और उसके ऊपर जजेस के सिग्नेचर भी होंगे। फिर उसके बाद रूल नंबर 32, वो किस हवाले से है, वर्ड जजमेंट में डायरेक्ट, कि जजमेंट के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, जजमेंट के अंदर क्या डायरेक्शन हो सकती है। तो इस रूल के अंदर दो बातें बताई हुई कि जो एपीलेट कोर्ट की जजमेंट है, यानी कि जो एपीलेट कोर्ट है वो दो काम कर सकता है कि वो अपील को सुनने के बाद क्या कर सकता है, जो लोअर कोर्ट की डिग्री है उसको कंफर्म कर सकता है, वेरी कर सकता है या रिवर्स कर सकता है, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकता है लोअर कोर्ट की डिग्री में। या फिर क्या हो सकता है कि अगर एट एपीलेट स्टेज पार्टीज़ किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाती हैं, पार्टीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, यानी कि पार्टीज़ अगर एग्री हो जाती हैं टू द फॉर्म विच डिग्री इन अपील शेल टेक, यानी कि पार्टीज़ एग्री होती हैं कि जो एपीलेट कोर्ट है वो किस किस्म की डिग्री पास करे, दोनों पार्टीज़ किसी पॉइंट पे एग्री हो जाती हैं, या फिर वो एग्री हो जाती हैं किसी ऑर्डर के हवाले से कि जो एपीलेट कोर्ट है वो इस किस्म का ऑर्डर पास करे। तब क्या होगा, जो एपीलेट कोर्ट है वो उन दोनों पार्टीज़ की जो कंसेंट है उसी के हवाले से डिग्री या ऑर्डर पास करेगा। यानी कि पार्टीज़ जो चाहेंगी कि डिग्री के अंदर इस चीज़ को चेंज कर दिया जाए, इस तरह उस डिग्री के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी जाए, तो एपीलेट कोर्ट उसी तरह उन्हीं के एग्रीमेंट के लिहाज से उस डिग्री के अंदर वेरिएशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के दरमियान मैटर था लोअर कोर्ट में, जिसमें ए ने सूट फाइल किया था बी के अगेंस्ट उससे रिकवरी के लिए फॉर द रिकवरी ऑफ 1.5 लाख। लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया, डिग्री पास की 1.5 लाख की, किसकी फेवर में, ए की फेवर में। अब जब बी ने अपील फाइल की, एट अपील स्टेज जब इन दोनों के दरमियान कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और ये दोनों एग्री हो जाते हैं 1 लाख के ऊपर ही, तो क्या होगा, जो एपीलेट कोर्ट है वो इसी हिसाब से डिग्री पास करेगा जिस तरह उनका एग्रीमेंट है। ठीक है, तो एपीलेट कोर्ट खुद भी डिग्री को रिवर्स वेरी मॉडिफाई कर सकता है, या फिर अगर पार्टीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं तो फिर कोर्ट जो है उनके कॉम्प्रोमाइज़ के अकॉर्डिंग ही डिग्री और ऑर्डर पास करेगा।
फिर उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 34 वो किस हवाले से डिसेंट टू बी रिकॉर्डेड यानी कि इख्तिलाफ को रिकॉर्ड किया जाएगा। रूल नंबर 34 कब अप्लाई होता है कि जब किसी अपील को एक से ज़्यादा जजेस सुनते हैं। तो आपको पता है कि जब किसी मैटर को, चाहे वो सूट हो या अपील हो, जब किसी मैटर को एक से ज़्यादा जजेस सुनते हैं तो डिसीजन किस हवाले से होता है। उस मैटर के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस का डिसीजन होता है वही उस मैटर के अंदर फाइनल डिसीजन समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी अपील को 3 जजेस सुन रहे हैं तो जो 2 का डिसीजन होगा वो फाइनल समझा जाएगा। रूल नंबर 34 क्या कहता है कि जो इख्तिलाफ है उस डिसीजन के साथ, जितने जजेस का इख्तिलाफ होगा उस डिसीजन के साथ, जजमेंट के अंदर उनके इख्तिलाफ को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि वो जजेस जो कि मेजॉरिटी के डिसीजन से इख्तिलाफ रखते हैं, जजमेंट के अंदर उनका डिसेंट, उनका जो व्यू है वो भी लाजमी रिकॉर्ड होगा। रूल नंबर 34 क्या कहता है, एनी जज डिसेंटिंग फ्रॉम जजमेंट ऑफ कोर्ट शेल स्टेट इन राइटिंग द डिसीजन या ऑर्डर विच ही थिंक्स शुड बी पास्ड एंड में स्टेट रीजन फॉर डिसीजन। ठीक है, तो वो जज जो कि मेजॉरिटी के डिसीजन से इख्तिलाफ रखता है तो जजमेंट के अंदर ये चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी। वो जज मेंशन करेगा इन राइटिंग द डिसीजन या ऑर्डर विच ही थिंक्स शुड बी पास्ड, कि वो डिसीजन या ऑर्डर जो उसे लगता है कि पास होना चाहिए था। और इसके अलावा मे स्टेट रीज़न फॉर डिसीजन, और अपने इस डिसीजन या ऑर्डर की जो वजह है, उसके जो रीज़न है वो भी उसके अंदर वो मेंशन कर सकता है। ठीक है, तो रूल नंबर 34 क्या कहता है कि जब किसी अपील को एक से ज़्यादा जजेस सुनेंगे तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा, अगर कोई जज उस डिसीजन से इख्तिलाफ रखता है तो उसका इख्तिलाफ भी जजमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा और जजमेंट के अंदर वो जज लाजमी मेंशन करेगा कि उसके हवाले से क्या डिसीजन या ऑर्डर होना चाहिए था। फिर उसके बाद है हमारे पास डिक्री इन अपील। इससे रेलिवेंट रूल्स कौन से हैं 35 से लेकर 37 तक। रूल नंबर 35 के हवाले से डेट एंड कंटेंट ऑफ डिक्री। तो डिक्री के अंदर वो डेट मेंशन होगी, कौन सी डेट, जब जजमेंट प्रोनाउंस की गई थी। इसके अलावा डिक्री के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, डिक्री के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। नंबर ऑफ अपील, यानी कि उस अपील को जो नंबर दिया होगा एपिलेट कोर्ट ने वो नंबर होगा। नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़, एपिलेंट और रिस्पोंडेंट के नाम और उनकी डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी। थर्ड क्या चीज़ मौजूद होगी, क्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ रिलीफ ग्रांटेड या अदर एडजुडिकेशन, कि जो डिसीजन दिया है उस कोर्ट ने वो इस डिक्री के अंदर मौजूद होगा, जो रिलीफ ग्रांट किया है वो इसके अंदर मौजूद होगा। फिर उसके अलावा क्या है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन अपील, यानी कि एपिलेट कोर्ट ने अगर कॉस्ट अवार्ड किए हैं किसी पार्टी को तो वो भी अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर मेंशन होगी। तो ये 4 चीज़ें डिक्री के अंदर लाजमी होंगी। ठीक है, अब ये जो डिक्री है इट शेल बी साइन एंड डेटेड बाय जज या जजेस, इसके ऊपर तमाम जजेस का सिग्नेचर मौजूद होगा और डेट मौजूद होगी। इसके अलावा रूल नंबर 35 में क्या बताया हुआ है, जज डिसेंटिंग फ्रॉम जजमेंट नीड नॉट टू साइन डिक्री, यानी कि वो जज जो कि फाइनल डिसीजन से इख्तिलाफ रखता है, जजमेंट से इख्तिलाफ रखता है, तो उसके सिग्नेचर्स डिक्री पर होना ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 36 जो कि इस हवाले से कॉपीज़ ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश टू पार्टीज़, के जो एपिलेट कोर्ट की जजमेंट और डिक्री है इसकी कॉपी जो है पार्टी को दी जाएगी। कौन सी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी। तो अगर कोई भी पार्टी एप्लीकेशन देती है एपिलेट कोर्ट को तो एपिलेट कोर्ट क्या करेगा, उस जजमेंट और डिक्री की सर्टिफाइड कॉपीज़ देगा एट द एक्सपेंस ऑफ पार्टी, यानी कि पार्टी के अपने खर्चे पर, यानी सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो कॉस्ट पे करनी होगी उसकी बात हो रही है। फिर लास्ट में हमारे पास रूल नंबर 37 के हवाले से सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री टू बी सेंट टू कोर्ट हुज डिक्री अपील फ्रॉम, कि जो एपिलेट कोर्ट है वो अपनी जजमेंट और डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी भेजेगा। कहाँ पर भेजेगा, उस कोर्ट में जिसकी डिक्री के खिलाफ उसने अपील सुनी है। और जब लोअर कोर्ट इसे रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, लोअर कोर्ट शेल फाइल दिस विद द ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स इन द सूट, लोअर कोर्ट के पास उस सूट से रेलेवेंट जो रिकॉर्ड मौजूद होगा उसके साथ ही वो इस जजमेंट और डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी को भी फाइल करेगा। प्लस इसके साथ वो क्या करेगा, लोअर कोर्ट एंट्री ऑफ जजमेंट ऑफ एपिलेट कोर्ट शेल बी मेड इन द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स, कि लोअर कोर्ट के अंदर जो सिविल सूट रजिस्टर करने के लिए जो रजिस्टर रखा होगा उसके अंदर एपिलेट कोर्ट की इस जजमेंट की भी एंट्री करेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 37 क्या कहता है कि एपिलेट कोर्ट अपनी जजमेंट और डिक्री की कॉपी लोअर कोर्ट को भेजेगा और लोअर कोर्ट क्या करेगा, उसके पास जो सूट का रिकॉर्ड होगा वो उसके अंदर वो इस जजमेंट और डिक्री को भी फाइल करेगा और इसके अलावा इस जजमेंट की एंट्री भी करेगा अपने रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स में। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।